पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था ऑप्शनल, करेक्ट। ऑप्शनल के ऊपर बहुत सारा चीज़ बात किया था। तो इसमें बात हुआ था यही कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या चीज़ है, कैसे ये आगे बढ़ा है, क्या क्या रीजन्स रहे, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जो भी रहे हैं। हाँ, फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पोटिक था एंड सो ऑन। उसके बाद बात किया हमने कि लुइस जो 13 जो थे और जो 14 थे वो पावरफुल थे, मगर जो 15 और 16 बाबू ये झंडू बाम निकले, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, वीक होने की वजह से सेंट्रलाइज अथॉरिटी को नहीं कर पाए। उसके बाद एक महिला का भी बहुत बड़ा दबदबा था लुइस 16 के टाइम में। इतना दबदबा था, नोबल्स के साथ इतना गजब का नेक्सस था कि गरीब लोग का बातें नहीं सुनता था। और टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है ना। मैरी क्या था, क्वीन एंटरटेन करके कुछ था ना, ऐसे कुछ नाम। अभी ये नाम करना मुश्किल है, बस क्वीन लिख दो। इतना क्या हो, इतना कौन है, ऐसे भी गिलोटिन हुई है, इतना याद करने क्या जरूरत। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मगर ठीक है, कौन अच्छी थी फिर भी याद करेंगे उसको जिसने अच्छा काम किया। देखो, तो फ्यूडल वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्रेवलेंट था, वो भी दिक्कत वाली बात था। क्या क्या नहीं हुआ इसके वजह से बताओ। पीजेंट्स लोग टैक्सेशन का तो बोझ झेल ही रहा था, वो फ्री लेबर भी दो उसको, वेरी बैड। जुडिशियल लीगल सिस्टम पूरी तरीके से आर्बिट्री था, कोई कोडिफाइड लॉ ही नहीं है। जो बोल दिया किंग ने, जो बोल दिया वही है लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। उसके बाद लॉ भी अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग लॉ, ठीक है ना। अब कभी कभी बाउंड्री डिफाइन करना मुश्किल हो जाता था। कहीं कोई एक क्राइम दो अलग अलग आदमी किया, दो अलग अलग, चाहे नोबल्स का उधर का है, तो पता चलता था कि उसको छोड़ दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। तो लीगलिटी और इलीगलिटी को लेके जो बाउंड्रीज डिफाइन होना चाहिए वो डिफाइन नहीं था, वेगनेस था उसमें। उसके बाद वर्स्ट फ्यूचर फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम का ये था कि अरेस्ट वारंट, हाँ, अरेस्ट वारंट खरीद लिए किसी के अगेंस्ट, उसको जाके जेल में डाल दो, है ना, कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट थे जो कि रिच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यूज़ करते थे। पोर तो पहले से एक्सप्लॉइट हो रहा था, फर्दर और एक्सप्लॉइट करने के लिए। उसके बाद देख रहे हो ये सब लिमिटेशन की वजह से फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी कुरीति था, इससे लोग बहुत सफ़र कर रहे थे। और जो डिसकंटेनमेंट जो प्रोड्यूस हुआ वही जाके आज़ादी का बिगुल बजा दिया 1789 में। सोशल कॉजेस हुए हैं, जानते हो, डिवीज़न था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। हाँ, 2% लगभग टोटल फ्रेंच पॉपुलेशन में ये दो ऊपर वाला कैटेगरी आता था। लैंड का बात करें, रिसोर्सेज का बात करें, तो बाबू बताओ 35% था इसके पास। अगर थर्ड स्टेट की बात करें तो थर्ड स्टेट में अलग अलग टाइप के थे, है ना। मिडिल क्लास वाले थे, उस बुर्जुआजीज, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, फ्रेंच मिडिल क्लास, एजुकेटेड भी थे, यार बहुत तरह का था। इसलिए ये लोग फोर फ्रंट में रहे। पीजेंट्स बताओ 80% है तुम्हारा फ्रेंच पॉपुलेशन का, वहाँ कंडीशन बहुत वर्स्ट है। उसका जो भी मेंबर्स रहे प्रिविलेज क्लास का, उसने हर समय हर संभव प्रयास किया है कॉमन मासेस को एक्सप्लॉइट करने का। इकोनॉमिक कॉजेस भी हुआ था, बताए थे, गिल्ड सिस्टम, है ना। गिल्ड सिस्टम किसी को आने ही नहीं देता था फलने और फूलने के लिए, कंपटीशन में आने के लिए देता ही नहीं था, ये पकड़ के रखा था, कंजर्वेटिव था एज़ कम्पेयर टू योर जुलेब्रिन, क्योंकि तुम्हारा जुलेब्रिन कितना बढ़िया था जर्मनी में, है ना। कहीं ना कहीं वही ना बाद में जाकर तुम्हारा जर्मन यूनिफिकेशन में हेल्प किया। हाँ, तो ये सभी चीज़ है। इकोनॉमिक कॉजेस जाने रहे हो कि इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत बड़े रोल प्ले किए हैं। क्यों? क्योंकि बैंकरप्सी हो गया था, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितना स्लो पेस में आया है तुम्हारा फ्रांस में, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ कंट्री के लिए। फ्रेंच इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट बेस्ड था, हाथ से बेस्ड था। उसमें क्या था, फ्रेंच एग्रीकल्चर चरमरा गया था तुम्हारा, ये तुम्हारा 70 और 80 के दशक में स्टैगनेंट हो गया था पूरी तरीके से। क्यों ना हो, फ्यूडलिज्म है, जो फ्यूडल ट्रेंड्स। उसका ट्रेड और कॉमर्स बाबू अंडर डेवलप्ड था। उसका गिल्ड सिस्टम जो था और अंडर डेवलप के साथ, और दूसरा चीज़ ये भी है कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस थे वो डिफरेंट थे और डिफ़िकल्ट थे। क्यों? अलग अलग जगह का अलग अलग नियम। अब बताओ, यहाँ से कस्ट गए तो उधर कस्टम ड्यूटी कुछ और लग रहा है, फिर उधर से गए उधर, यानी कि ये सब चीज़ तो
हडल्स हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना, हडल्स हो जाएगा। गिल्ड सिस्टम एक सबसे वर्स्ट फीचर रहा है तुम्हारा फ्रेंच का इकोनॉमिक का। ये ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए। गिल्ड बहुत पावरफुल थे, मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड दिखाते थे, दबदबा रहता था इनका। कोई भी आदमी ऐसे प्रोफेशन में नहीं आ सकता है जब तक परमिशन ना ले गिल्ड का, यानी कि गिल्ड का पूरा दबदबा है। और गिल्ड वर कीप फ्रेंच इकोनॉमी इन, और ये सब मेडावल जो फ्रेंच का जो जीने का तरीका था पहले ही वाला, क्योंकि फ्री मार्केट नहीं होगा तो कैसे कोई भी इकोनॉमी आगे बढ़ सकता है ना। तो ये तो पकड़ के रखा है ना, जब पकड़ के रखोगे तो फ्री मार्केट कैसे होगा फिर। टैक्सेशन सिस्टम फ्रांस में बहुत ही फॉल्टी था। रिच मैन बताओ, प्रिविलेज सेक्शन वाला पीपल लोग दे ही नहीं रहा है पैसा, पूरी तरीके से कॉमनर्स पे आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं स्टेट को सफिशिएंट रिसोर्सेस वो कर पाए, तो गिल्ड वाला लोग भी पैसा देता था अलग से। जैसे अभी बॉन्ड मार्केट का बात करते हैं हम लोग, कोई सिस्टम ऑफ बजट था ही नहीं फ्रांस में, ठीक है ना। बताओ एक्सपेंडिचर किए जा रहे हो, इनकम के बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है, तो लोन तो होगा ही होगा। उसका जो अनरेगुलेटेड स्टेट एक्सपेंडिचर, यही फ्रांस को धकेला है सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में। और वही बोले थे 86-87 के टाइम में, 1786 और 87 के टाइम में स्टेट का जो ट्रेजरी है वो खाली हो गया, एम्प्टीड हो गया, और स्टेट ऐसा कगार पे पहुंच गया जहाँ पे वो पूरा तरह से बैंकरप्ट हो गया। एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया निकल जाना, कुछ पैसे न रहा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं रोल प्ले किए हैं फॉर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक क्राइसिस जो फ्रांस में हुआ है ये और इंटेंसिफाइड किया है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी भी आया था, मैंने बताया है कल के क्लास में कि 1770s और 1780s में रेगुलर ड्रॉट्स आते थे, फ्लड्स आते थे, कहीं ना कहीं और फ्रांस को इसने तबाह कर दिया। बहुत सारे फ्रेंच पीजेंट्स क्रॉप्स लॉस कर गए, माइग्रेट किए नियर बाई टाउन्स और सिटीज़ में, वहाँ सेटल डाउन हुए, ठीक है। बहुत सारे गुस्से से गैदर हुए हैं पेरिस में, हंग्री अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मॉब बन गया सब, क्राउड मॉब में कन्वर्ट हो गया और टॉर्च बैरियर बन गया ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन का। समझे बात को। तो दे फॉट हार्ड अगेंस्ट रॉयल ट्रूप्स, और गजब का फाइट किया है लोग। क्यों? क्योंकि लूज करने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए जब कुछ नहीं होता है तो कल बताए थे आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। होप सो उतना ही था। और रिलीजियस कॉजेज भी बताए थे। देखो इसमें बताए थे कि कैथोलिक नेशन था वो प्रीडोमिनेंटली, और कैथोलिज्म जानते हो कि जहाँ पे चर्च का पूरा दबदबा है, अनलाइक प्रोटेस्टेंट। चर्च क्लर्जी मैन कर रहा है, क्लर्जी मैन कितना ईमानदार है तो तुम लोग जान ही रहे हो, है ना। हायर क्लर्जी मैन तुम्हारा वही है, पूरा लग्जरियस लाइफ ऊपर वाला है, मज़े में है। लोअर क्लर्जी मैन तुम्हारा कॉमनर थर्ड स्टेट में आता है। हायर क्लर्जी मैन बताओ एकदम नोबल्स की तरह बिहेव कर रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। चर्च भी एंटर कर रहा है तो अपने इंजॉय करने के लिए, वेल्थ, ठीक है ना, वेल्थ। तो ये सब जो इविल्स प्रिवेल थे चर्च में, वो लोगों को दिखना शुरू हो गया। तो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा तो लोग कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे ही। और क्या कर दिए इसके लिए भी 1789 का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बता दिया। अब इसके बाद देखो तुम्हारे जो सबसे फेवरेट टॉपिक है मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, ठीक है। देखो कितना बार जिक्र हुआ है इनका, हो सकता है कुछ एडिशनल पॉइंट आ जाए। देखो जो मोंटेस्क्यू थे वो फ्रेंच एब्सोल्यूट मोनार्की को कंडेम करते थे, निंदा करते थे उसका, ठीक है। बोलते थे कि यही तो मदर ऑफ ऑल इविल्स हुआ, कि एब्सोल्यूट मोनार्की रहेगा तो यहीं से सब शुरू होता है, ये सोर्स ऑफ मिजरी है, समझे ना। और डीपली इंस्पायर्ड थे मोंटेस्क्यू, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफ इंग्लैंड से, पहले ही बताए हैं। और डिमांड करते थे कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, नेचुरल राइट्स जो मैन का है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, पॉपुलर सॉवरेनिटी होना चाहिए जी, यानी कि लोग का ही लॉ बने, लोग खुद अपने कंट्री को देखें। तो इस तरह वोल्टायर क्या था, वोल्टायर का ही पॉलिटिकल थॉट मिलता जुलता था मोंटेस्क्यू का। इन्होंने चर्च के इविल्स के बारे में मैंने पहले ही बोला है, उजागर किया था, ठीक है। चर्च कंडेम्ड बाय हिम, चर्च के बारे में कंडेम करते थे, निंदा करते थे चर्च के बारे में। रूसो मोस्ट रेडिकल थे, रूसो के बारे में तो क्या नहीं जानते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब फ्रेंच फिलोसोफर कहीं ना कहीं इविल्स जो भी थे, प्रिवेल थे, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया और एक विज़न रखें कि ब्राइट फ्यूचर होगा फ्रांस का, ठीक है।
लिमिटेशन ऑफ बहुत सारा चीज़ इन्होंने प्रेजेंट जो सिस्टम था उसका लिमिटेशन को उजागर किया है अपने राइटिंग्स के द्वारा, है ना, स्पीचेस के द्वारा। और अवेयरनेस लोग का बढ़ा है, लोग का डिस्कंटेंट, गुस्सा, रिसेंटमेंट, गुस्सापन बढ़ा है। इससे नेशनल कॉन्शियसनेस या नेशन बिल्डिंग बनने का जो कैरेक्टर है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। बात समझे ना? तो क्रिटिकलिटी ऑफ देयर वाज जस्ट लाइक कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम किए है ना। कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन को और तेज करवा देता है, तो ये रिएक्शन को तेज करवाने वाला काम किया, तब जाके सोल्यूशन मिला है। कौन सा सोल्यूशन? 1789। तो आखिर सब त्रासदी में है, रेवोल्यूशन बाय कुछ नहीं हो सकता है। देखो कॉमन सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन सब क्या है अभी तक का, देखो तो कैसे इसको डील करोगे तुम लोग। देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फिलोसोफर इन आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789। होप सो पूछा गया है, दे सकते हो। व्हाट मैटर्ड इन 1789, व्हाट मेड मैन रिवोल्यूशनरी, almost in spite of themselves of the whole reactionary situation, and producing that situation the work of philosopher played in। बस अल्टीमेटली फिलोसोफर का रोल पूछ रहा है अलग तरीके से। यदि रूसो नहीं होते हैं तो कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है, ये नेपोलियन ने कहा था, ये नेपोलियन का स्टेटमेंट था, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट दैट फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज नॉट कॉज्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर्स बट बाय द कंडीशन ऑफ नेशनल लाइफ। नेशनल लाइफ मतलब पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, और जो गवर्नमेंट का मिस्टेक है उसके वजह से हुआ था। तो तुम कहो कि ये भी नहीं है, एक रीजन से इतना बड़ा कोई रिवोल्यूशन नहीं होता है, ऐसे करके लिखोगे, उसको बना के लिखना होगा तुम लोग को। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 का था वॉज नॉट कॉज्ड बाय नेपोलियन बट बाय द मिस्टेक्स ऑफ मोनार्की, सफरिंग कॉज्ड बाय द प्रिवेलिंग कंडीशन। बता सकते हो जो कनेक्शंस रहे हैं फिलोसॉफिक आइडियाज और आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन का, वो सम आउट रिमोट और इनडायरेक्ट रहा है। वाह, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं किया है। तो तुम बोल सकते हो ना कि मोंटेस्क्यू को सुनने वाला आदमी कितना कम होगा, जो पढ़ा तब का होगा, और वो पढ़ा है तो फिर वो आदमी को कॉन्टैक्ट मारा तब वो समझा रहा है। तो इसलिए बोला कि रिमोट है। रिमोट मतलब क्या है? रिमोट, हाँ बिल्कुल, रिमोट मतलब क्या है कि डायरेक्ट संपर्क नहीं होना। जैसे रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, लिडार, सोनार, बिना टच किए हुए इम्पैक्ट जाना। और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट हुआ ही नहीं, कमेंट करो इस चीज़ पे, ठीक है ना। हो अल्लाह नहीं कर देना, कमेंट करना है। टू व्हाट एक्सटेंड फ्रेंच फिलोसोफर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जानते हो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किस तरह, ये सब हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए लिखाए थे आपको। द राइटिंग्स ऑफ फिलोसोफर्स हैड ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएटेड अ रिवोल्यूशनरी अवेकनिंग अमंग देम एंड फॉर्म द इंटेलेक्चुअल्स क्रीड ऑफ रिवोल्यूशन। कमेंट सेम बात है ना, जो राइटिंग्स रहे हैं फिलोसोफर्स के वो गजब का इम्पैक्ट किया है पीपल के ऊपर, और इससे क्या हो कि रिवोल्यूशनरी अवेकनिंग लोगों के अंदर होने लगा, और यहाँ तुम्हारे क्या इंटेलेक्चुअल्स आइडियाज़ डेवलप होने लगे, रेवोल्यूशन डेवलप होने लगे। कमेंट करो तो बिल्कुल सब फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन के बारे में लिख दो। हाँ, वही पूछ रहा है तुम्हारा। नो इवेंट एज इनकम्पासिंग एज फ्रेंच रिवोल्यूशन इतना अकर्स इन इंटेलेक्चुअल वैक्यूम। बोला है कि नो इवेंट एज इनकम्पासिंग इंक्लूसिव एज फ्रेंच अकर इन इंटेलेक्चुअल वैक्यूम। बोला कि इसका देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। देखो पूछा वही क्वेश्चन सेम है, फिलोसोफर के बिना नहीं हो सकता था, ये बोलना चाह रहा है। मैं पूछने का तरीका देखो, नो इवेंट हैज इंक्लूसिव एज फ्रेंच रिवोल्यूशन अकर इन इंटेलेक्चुअल वैक्यूम। तो बोला कि कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का हुआ था, वो भी इंटेलेक्चुअल वैक्यूम में, यानी कि जहाँ पे इंटेलेक्चुअल का कोई ज़रूरत ही नहीं था। कमेंट करो तो तुम बोलोगे कि बहुत सारा बोलोगे कि और भी बहुत सारा सिचुएशन थे, इंटेलेक्चुअल का भी बहुत बड़ा रोल था एंड सो ऑन। समझ रहे हो बात को ना? सेम क्वेश्चन है, बस तरीका देख रहे हो ना, यानी कि तुमको बेस आ गया तो पूछेगा वही क्वेश्चन, मगर समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना पड़ेगा तुम लोग को। बोला इफ मोनार्कियल मिसरूल इग्नाइटेड फ्रेंच रिवोल्यूशन द लॉफ्टी आइडियाज बोथ इंस्पायर एंड सस्टेन इट। क्या वाव। बोला कि यदि मोनार्कियल मिसरूल जो बॉर्बन डायनेस्टी पकड़ के रखा था, टैक्सेशन सिस्टम गलत किया था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे और भी बहुत सारे, ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को इग्नाइट किया, चिंगारी बनाया, चिंगारी दिया। मगर जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ है इसने इंस्पायर्ड किया और उस चीज़ को रखा, रेवोल्यूशन को लंबा समय तक जाने दिया। तो वही लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो यही तुमको यहाँ पे पूरा प्रोग्रेसिव आइडियाज़ पे बात करना होगा।
एक पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तुमको मोनार्कियल मिसरूल के बारे में बोलना होगा कि उसकी मैडम वो करती थी, वाइफ करती थी, नंबर 1 है ना, और बहुत ही इनएफिशिएंट, इनकेपेबल था। नेशनल असेंबली में भी बुलाया गया मगर वहाँ पे भी रवैया ठीक नहीं था, एंड सो ऑन। देखो, विदाउट द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वुड हैव रिमेन्ड अ मच वीकर फोर्स। बोला कि फ्रेंच फिलोसोफर के बिना नहीं होता ये सब चीज़। क्या आप मानते हो इस बात को? गो ऑन। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब देखो, अब इसके बारे में तो रोल ऑफ फिलोसोफर के बारे में बता ही दिए हैं तुम लोग को। अब देखो कैसे लिखोगे इसको। देखो कि फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ 18th सेंचुरी जैसे मोंटेस्क्यू हुए 1668 से लेकर 1795, वोल्टायर हुए एंड रूसो। इसका मैंने तुमको डेट पहले ही बता दिया था, याद करो उसमें, है ना। हाँ बिल्कुल, 18th सेंचुरी। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस बनता है वैसा। मोंटेस्क्यू क्या कंडेम करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ फ्रांस को, ठीक है, कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल इविल से बता चुके हैं, डीपली इंस्पायर्ड थे, है ना। उसके बाद डिमांड करते थे सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, नेशनल राइट्स ऑफ मैन और एडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवेनिटी होना चाहिए कंट्री में। पॉलिटिकल फिलोसफी जो वोल्टायर का था बहुत सिमिलर था मोंटेस्क्यू से, मगर क्या था कि इनका जो फोकस है मोंटेस्क्यू का वो इविल्स ऑफ चर्च के ऊपर भी था, ठीक है ना। इन्होंने डिजेनरेटेड लाइफ ऑफ जो हायर क्लर्जी, यानी कि हायर क्लर्जी में जो मज़े में है, जो अपना एक्टिविटी उसको दिया गया वो नहीं करता था, उसके बारे में बहुत उजागर किया है इन्होंने। इससे क्या है, पीपल लोग बोलना शुरू किया कि भाई चेंज करो, इस सिस्टम को चेंज करो, चर्च वाला चीज़ को। रूसो मोस्ट रेडिकल रहे हैं, ठीक है, रेडिकल रहे हैं फ्रेंच फिलोसोफर में, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जान ही रहे हो तुम लोग। तो उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या रहा है इनका एज अ होल फिलोसोफर का, तो इनके राइटिंग्स के द्वारा, इनके स्पीचेस के द्वारा फ्रेंच फिलोसोफर्स ने प्रयास किए हैं कि कैसे एविल्स को दिखाया जाए, चाहे वो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव में एविल्स हो, सोशल रिलीजियस में हो या इकोनॉमिक लाइफ में, सभी एविल्स को उजागर किया। लेवल ऑफ अवेयरनेस लोगों में बढ़ा, ये फीलिंग जो था पेन का मासेस में वो और इंटेंस हुआ, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारा रेवोल्यूशन में परिवर्तित हुआ। फ्रेंच फिलोसोफर जो इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, एक, ठीक है ना, प्लेड एन इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग सर्कमस्टेंसेस। फ्रेंच फिलोसोफर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जिसके वजह से तुम्हारा रेवोल्यूशन हुआ है। साथ साथ ये भी तुमको समझना होगा कि देयर रोल वाज जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट। उनका रोल कैटलिस्ट की तरह है, ये नहीं कहो कि फिलोसोफर रहा तभी हुआ, कैटलिस्ट आके हो रहा था पहले भी और होता पहले भी, बस वो तेज कर दिया उस चीज़ को राइटिंग्स के द्वारा। नहीं तो आज ना कल तो पता चलता ही बॉर्बन डायनेस्टी के बारे में। मीडिया देखो क्या हुआ, मीडिया ने कितना बचाया, और फिर भी सोशल मीडिया के बारे में तो पता चल ही गया तुम लोगों को, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे सोशल मीडिया कैटलिस्ट की तरह काम किया है। इविल जो तुम्हारा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो थे पहले से, सोशल रिलीजियस और इकोनॉमिक लाइफ जो था वो रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से आउटब्रेक हो गया तुम्हारा। हम सो जानते हो बहुत सारा चीज़ हुआ है, और इससे स्पीचेस ये सब क्या है, ये काफ़ी, यानी कि कहने का मतलब देखो, यदि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, सोशल फील्ड में, लाइफ और इकोनॉमिक फील्ड में यदि कोई दिक्कत ही नहीं होता, कोई इविल्स ही नहीं होता, तो फिलोसोफर का क्या काम था यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि इविल्स जो प्रिवेल थे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, सोशल रिलीजियस सिस्टम में, इकोनॉमिक लाइफ में, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बिना राइटिंग्स ऑफ स्पीचेस भी काम नहीं करता, समझे ना। फ्रेंच फिलोसोफर नॉट ओनली स्प्रेड द कॉज ऑफ सफरिंग्स ऑफ कॉमन मासेस बट द विजन ऑफ द बेटर एंड बेस्ट फ्यूचर। वो तो बोले ही, क्या बोले हैं, सफरिंग्स के बारे में तो बताए हैं, मगर एक नया फ्यूचर कि फ्रांस में लोकतंत्र होगा। लोग को अच्छा लग रहा है सोच समझ के, समझ गए। इनके जो आइडियाज थे, पॉपुलर सोवेनिटी का बात हो, नेशनल राइट का बात हो, राइट्स ऑफ मैन का बात हो, सेपरेशन ऑफ पावर का बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का बात हो, इक्वलिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस का बात हो, ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं क्या किया इन्होंने, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ देने का प्रयास किया रिवोल्यूशन की। यस, बात सही है आपका, हाँ ऐसा ही होना चाहिए हमारा कंट्री। यानी लोग के अंदर भी विवेक बुद्धि जग रहा है। सिंस फ्रेंच मैन नो व्हाट दे वांटेड दे कुड ट्रांसफॉर्म फ्रेंच कंप्लीटली। जानते थे कि हम जो चाहते हैं वो हम बहुत कम समय के अंदर कर सकते हैं।
कर दिया भाई। अलग बात, दुर्भाग्य की बात है कि रेन ऑफ टेरर आ गया। तो रोल ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या रहा? देखो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अफेक्ट किया है फ्रांस को दो तरीके से। देखो, दो तरीके से। एक तरीका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्यों? क्योंकि वो लिंक्ड है। फ्रांस बताओ, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, जो फ्रेंच सोल्जर ने कोमल जो अनुभव जो लिया है, जानते हो उसको क्या होगा? जो फाइनेंशियल बर्डन हुआ है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं इसे फ्रेंच ट्रेजरी तिजोरी खाली हो गया। इससे फ्रेंच गवर्नमेंट ने ह्यूज अमाउंट ऑफ, यानी कि 5 मिलियन लीबर जो होता है फ्रांस का, उससे भी अधिक लिब्रा, हाँ लिब्रा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, लिब्रा नहीं होगा, लिबर LIBRE होगा, और लिब्रा दूसरा है फेसबुक का, ठीक है ना। हम भी हाँ बोल रहे थे, पहले बस पढ़ाते हैं ना। देखो तो क्या है, फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोर देन 5 मिलियन, ठीक है, लिबर ऑन अमेरिकन वन, इतना ज़्यादा खर्च कर लिया। अब तुमको आंकड़ा जो ही नहीं है, ह्यूज अमाउंट। दिस फाइनेंशियल बर्डन, ये क्या हो, फ्रेंच ट्रेजरी खाली कर दिया, और फ्रेंच क्या हुआ, बैंकरप्सी के कगार पे आ गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही इसी से रेवोल्यूशन हो जाता है। जो फ्रेंच लौटे थे, एक्सपीरियंस लेके आए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आइडिया लेके आए हैं, ठीक है, जो कि फ्रेंच बहुत हेल्प हुआ। जैसे लाइफेट्स के साथ आए थे कि नहीं आए थे, देखो अब तुम लोग के लिए आसान हो गया, रिपीटेशन हो रहा है, वो सब बता चुके हैं। देखो लाइफेट वर्ड तक आ गया, बताओ, ये हम बता चुके हैं। वो जो मेन जो था ना, इससे पहले जो बताए थे पिछले क्लास में, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो चार्ट वाला, जो फोटो अलग से, हाँ खत्म तो कर दिए एक दिन का, ठीक है ना। कितना हुआ, हाँ थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, देख लेते हैं। देखो कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या क्या रहा है। देखो 1774 में लुई 16 को रख दिया गया, ठीक है ना। ये बहुत नौसिखिया की 20 साल का तुम लोग का उम्र का लोग को डाल दिया गया, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड है जैसे कि तुम लोग हो, वीक है जैसे कि तुम लोग नहीं हो, और इरेजुलेट है जो कि तुम लोग नहीं हो, क्योंकि तुम लोग रेजुलेट हो, प्रतिबद्ध, डिटरमिन्ड है ना तुम लोग, इसलिए ना मैसेज कर देते हो रोज, है ना। ही कुड बी इजिली इन्फ्लुएंस, बताओ आराम से बाबू उसमें आ जाता था, इजिली ससेप्टेबल था, समझे ना। और जानते हो उसके बाद तो क्या हुआ, क्लर्जीमैन नोबल्स नेक्सस लेकर बैठा हुआ है। क्वीन मैरी एंटोंट भी थी, ठीक है, जो कि टोंट मार रही थी, है ना, हाँ ठीक है। क्या ऑस्ट्रिया की, हाँ ये देखो, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था तुम लोग को, हाँ ये चीज़ देखो उसमें नहीं था, वेरी गुड। देखो अब तुमको समझ में आया कि ऑस्ट्रिया और इसके लिंक क्या था। ऑस्ट्रिया के जो किंग थे उसकी सिस्टर थी ये, ठीक है, एंटोंट, इसलिए ऑस्ट्रिया देखते हो कि कितना वो किया है, ठीक है, और डोमिनेंट लेडी थी, डोमिनेंट। उसका क्या है कि इसने अपने फेवरेट को हाई ऑफिस में रख दिया, इसकी वजह से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रलाइज डिस्पोटिज्म, ठीक है ना, ये दिखना शुरू हो गया कि हाँ सेंट्रलाइज जो है, ऊपर तबका जो बैठा हुआ है, पहले दो अच्छा बैठा हुआ था, अब ये गंदा आदमी बैठा हुआ है, ये इनकेपेबल है, इनएफिशिएंट है, ये क्या चलाएगा, ये चीज़ दिखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी तभी संभव है जब आपके पास लीडर वैसा है। मैं ये क्या है, लीडर के नाम पे धब्बा है, ठीक है, धब्बा है तभी तो था। 20 साल का बच्चा को डाल दिया, तुम लोग बताओ 20 साल में तुम लोग को बना दिया वो PM, क्या करेगा तुम? देश का तो तुम लोग बेड़ा गर्क कर देगा ना, उठा देगा तुम कुछ नहीं करेगा। तुमको PM बना दिया जो कुछ करेगा देश के लिए, क्या कर देगा, जान दे देगा, तो अब कहाँ कुछ करेगा, प्राण लेना पड़ता है देश के लिए, लेगा तो किसका लोगे, कोमल का लोगे? क्यों? तो प्राण दोगे तुम,
शादी करोगे? गरीब तो लोग पालोगे मुर्गी फार्म की तरह? उठा दोगे हाँ धरती से? चलो रहने दो। देखो, मिस्टेक्स कमिटेड बाय किंग लुइस 16 और मोनार्की। क्या क्या किया था बाबू? तुम राजा बन जाएगा क्या क्या गलती करोगे? देखो, लुइस 16 को जब रख दिया गया, ठीक है, फ्रांस के राजगद्दी में, तो डीप क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, चल रहा था, बिकॉज ऑफ योर अंडर डेवलप्ड फ्रेंच इकोनॉमी। और जो स्टेट एक्सपेंडिचर तो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है, इससे पहले भी तो 7 साल का था बाबू, ये वो किया ही 5 मिलियन लेबर दिया ही है वहाँ पे। तो अर्जेंट नीड था एक रेडिकल रिफॉर्म्स का, जो कि पूरे फ्रांस को निकाल सके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। मगर क्या हुआ, नए से रिफॉर्म्स लिया ही नहीं है और मिस्टेक पे मिस्टेक किया जा रहा है। उसके बाद क्या कि ही डिसमिस हिज ऑनेस्ट एंड कैपेबल मिनिस्टर, था ना, तुरगट को, निकर को, और भी बहुत सारे थे, ब्रिन को, और भी बहुत सारे थे, तुम्हारा कैलमेन को। ये डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं तुम लोग को, ठीक है। तो इनको निकाल दिया गया। व्हेन दे सजेस्टेड टैक्सेस, तब काय के बोला कि प्रिविलेज क्लास के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये क्या निकाले, इन्फ्लुएंस तो उसका था, क्वीन की थी, क्वीन का था कि नहीं था, तुम लोग बताए थे। ये डिसमिसल क्या हुआ कहीं ना कहीं, तो जब कोई बोल ही रहा है कि आप नोबल्स के ऊपर और उसके ऊपर लगाइए, अब ये सत्य बोल रहा है, इसको आप निकाल दिए ऑफिस से, तो आपका जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन और खराब होते चला जाएगा। जो वर्स्ट मिस्टेक जो किए थे किंग ने, ठीक है ना, ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जाके रूल लेना, लो तो लिया, अमेरिका को आज़ादी दिला दिया, मैं यहाँ अपना हाल ठन गोपाल हो गया इन लोग का, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट देयर वाज नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंच इन्वॉल्व, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ, बताओ तुम जाके वहाँ ले लिया अमेरिकन वार ऑफ सिविल, जो भी अमेरिकन इंडिपेंडेंस में, पता तुम्हारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तुमको तो भगा दिया गया था कनाडा से, बस तुम अपना खूना से निकालने गया है। तुम अपना कंट्री में तुम्हारा इतना बुरा हाल है, तो भाई पहले अपना देखो, तुम बदला तब लोगे ना जब तुम सशक्त रहोगे। खुद ऐसे लुढ़का पड़ा हुआ है और बदला लेके चल दिया छाता लेके, तो कहाँ से होगा, है ना कोमल? तो देखो लास्ट लाइन पढ़ाते हैं आज के लिए। फ्रेंच स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोर देन, है ना, ये था ना अमेरिकन वार किया, तो इससे क्या एग्जॉस्ट हो गया ट्रेजरी, ठीक है। और 1787 में वो कगार पे आ गया कि जहाँ पे वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो देयर वाज नो मनी लेफ्ट विथ गवर्नमेंट, यानी कि सोल्जर को पे करने के लिए भी बहुत पैसा नहीं है, इतना अभाव है, समझ गए? तो कर दें कि छोड़ दें? छोड़ देते हैं, चलो, क्योंकि आधा घंटा